यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। अनिता ये सुनकर अर्णव को देखने लगती है। वो थोड़ा चौंक गई थी। अर्णव आगे कहते हैं, हाँ, मैं कल ही उससे बात करने वाला हूँ। जितना जल्दी वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले उतना ही अच्छा। वो पहले ही इतने सालों से जिंदल ग्रुप से दूर रहा हूँ। उसे कंपनी के बारे में सारी चीज़ें समझनी भी होगी। अब उसकी उम्र भी निकलती जा रही है। अनिता थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कहती है, क्या आपको लगता है वो इसके लिए मानेगा? अर्णव बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, हाँ, मुझे यकीन है वो हमारी बात ज़रूर मानेगा। खाना हो जाने के बाद अनिता खाने की कुछ प्लेट्स लेकर रूम से निकल रही होती है कि तभी उसके दिल में एक ख्याल आता है। वो अर्णव से कहती है, अर्णव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी हर्ष से मिलना है। काफ़ी दिन हो गए हैं अब उससे मिले। अर्णव उसकी बात सुनकर उसे देखने लगते हैं। उन्हें पता था इन दोनों माँ बेटे का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। कई दिनों से तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने तक नहीं आए, पर अनिता हर्ष की माँ थी और वो उसे उससे मिलने से रोक भी नहीं सकते थे। वो अपना सर हल्का सा हाँ में मिला देते हैं। अनिता उनका इशारा समझकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोज की तरह हर्ष काफी सारी फाइल्स के बीच अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। काफी देर तक वो बिना रुके अपना काम करता रहता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन पर फ्लैश हो रहा नाम पढ़कर उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। वो फोन रिसीव करके कहता है, हाँ बोलो स्वीट हार्ट। फोन किसी और का नहीं, हर्ष की क्यूट लिटिल वाइफ अनन्या का था। अनन्या कुछ पलों के लिए शांत रहने के बाद शर्माते हुए कहती है, हर्ष, आपको नहीं लगता आज कुछ खास है? हर्ष थोड़ी देर के लिए अपना काम छोड़कर इस बारे में सोचने लगता है। दिमाग पर थोड़ा ही जोर डालने पर उसे कुछ याद आता है, जो याद करके उसके चेहरे की मुस्कान गहरी हो जाती है। पर फिर भी वो अनजान बनते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो बीवी? मुझे तो नहीं लगता आज कुछ स्पेशल है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मुझे सीधे सीधे बताओ, वरना मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ। मुझे बहुत काम है। अनन्या के सारे अरमानों पर मानो हर्ष ने पानी ही फेर दिया हो। उसका चेहरा लटक जाता है। वो दांत पीसते हैं रूंधे गले से कहती है, ठीक है, तो आप काम ही करिए, बीवी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर अनन्या फ़ोन कट करने ही वाली थी कि तभी उसे फ़ोन पर हर्ष के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। हर्ष हंसते हुए कहता है, क्या बीवी तुम भी ना? तुम्हें ज़रा कुछ बोल दूं तो तुम बात को दिल पे ले लेती हो और गाल फूला कर बैठ जाती हो। ऑफकोर्स मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ? आज के दिन हम दोनों पहली बार जो मिले थे। जी हाँ, आज के दिन सबसे पहली बार हर्ष और अनन्या दोनों आमने सामने आए थे। हर्ष वो दिन कैसे भूल सकता था जब ये अनन्या नाम की एंजल उसकी ज़िंदगी में पहली बार आई थी और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। उसे आज भी वो दिन अच्छे से याद था जब उसने अनन्या को पहली बार देखा था। उसकी वो नीली आंखें, बिखरे बाल, गोरा रंग, पतली कमर, छोटा कद। अनन्या का चेहरा एक बार फिर हर्ष की बात सुनकर खिल गया था। वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, आपको याद था तो पहले बताया क्यों नहीं? खामखाम मुझे गुस्सा दिल दिया। मुझे परेशान किए बिना आपका खाना पचता कहाँ है? हर्ष मुस्कुराकर एक फाइल देखते हुए कहता है, बीवी तुम तो जानती ही हो कि तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, तो इसमें क्या नई बात है? अनन्या शर्माते हुए कहती है, अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे बताइए आज शाम को मैं क्या पहनूं? इस पर हर्ष कुछ कहता कि उससे पहले ही उसके ऑफिस में उसका असिस्टेंट आशुतोष आ जाता है। आशुतोष हर्ष से कहता है, सर आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफ़ी या और कुछ? नहीं, कुछ नहीं, हर्ष आशुतोष से कहता है। पर उसकी ये बात अनन्या भी सुन लेती है। ये सुनकर अनन्या शर्म से पानी हो जाती है। उसे लगा हर्ष ये बात उसे कह रहा है। वो समझती है कि हर्ष चाहता है कि वो कुछ ना पहने, जो सोचकर उसकी धड़कनें बदल गई थी। वो ब्लश करते हुए कहती है, आप है ना हर्ष, बहुत बेशर्म हो, शर्म कर लो शर्म। आप दो बच्चों के बाप हो, मैं अपनी पसंद से कुछ पहन लूंगी।
ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। आशुतोष अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है कि तभी हर्ष का ध्यान उस कटे हुए फोन पर जाता है। वो कंधे उचकाकर कहता है, इसको क्या हुआ? अभी अभी तो बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी, फिर अचानक यूं? फिलहाल के लिए हर्ष इस बात पर बिना ज्यादा ध्यान दिए फिर से अपना ऑफिस का काम करने लगता है। थोड़ी देर और बीती थी कि आशुतोष फिर से हर्ष के केबिन में आ जाता है। उसे देख हर्ष कहता है, क्या हुआ, तुम फिर से क्यों आ गए? मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत करना थोड़ी देर के लिए। आशुतोष उसके सामने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहता है, सर वो बाहर अर्णव सर और अनिता मैडम आई है आपसे मिलने। हर्ष ये सुनकर आशुतोष को कुछ देर के लिए देखने लगता है, फिर कुछ सोचने के बाद वो बिना ज्यादा रिएक्ट किए कहता है, ठीक है अंदर भेजो उन दोनों को। आशुतोष ये सुनकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अर्णव अनिता दोनों अंदर आते हैं। अपने बेटे को यूं काम में डूबा देख अर्णव काफी खुश हो जाते हैं। दोनों चलकर हर्ष की डेस्क के पास आते हैं। आखिरकार हर्ष अपनी नजरें उठाकर उन्हें देखने लगता है, फिर पास में रखे सोफा सेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, खड़े क्यों है, बैठिए। अर्णव अनिता को बैठने का इशारा करते हैं। दोनों पास में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद अनिता हर्ष से कहती है, हर्ष घर में सब कैसे है? अक्षत कियान सब ठीक है ना? हर्ष इस सवाल पर एक नज़र अनिता को देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ सब ठीक है, और तुम कैसे हो? अनिता मुस्कुरा कर कहती है। हर्ष इस पर भी वैसे ही रूड टोन में जवाब देता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। हर्ष की अनिता के प्रति बेरुखी देखकर अर्णव अनिता का हाथ पकड़कर उसे आगे कुछ न बोलने का इशारा करते हैं। अर्णव काफी देर से हर्ष को ही देख रहे थे, वो बस बिना रुके अपना काम किए जा रहा था। कुछ देर के सन्नाटे के बाद अर्णव कहते हैं, वैसे हर्ष तुम इस कंपनी में काम तो काफी अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे अब तक के सारे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स देखी मैंने, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हर्ष अपने पापा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अंदर से तो खुश था, पर वो अपनी ये खुशी जाहिर नहीं होने देता। वो बस अपना सर हल्का सा हामी हिला देता है। अनिता को देखते हैं तो वो उन्हें आंखों से आगे बढ़ने का इशारा करती है। वैसे हर्ष तुमन अब इस कंपनी से आगे बढ़ने के बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? ये कंपनी तुम्हारे बिजनेस करने के टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करती, यू डिजर्व बेटर। अर्णव की ये बात सुनकर हर्ष अपना काम छोड़कर उन दोनों की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगता है। वो अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं प्लीज साफ साफ कहिए। अर्णव ये सुनकर एक गहरी सांस लेते हैं। वो अपनी जगह से उठकर खड़े होकर हर्ष के पास आते हैं। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, हर्ष बेटा देखो, अब तुम्हारे डैड बूढ़े होते जा रहे हैं, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। लोग तुम्हारे डैड को बिजनेस वर्ल्ड में किंग कहा करते हैं और हर राजा चाहता है कि उसके बाद उसका अंश उसकी गद्दी को संभाले। हर्ष नासमझी में उन्हें देख रहा था, उसे उनकी बात अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। अर्णव उसकी आंखों में चल रही दुविधा को भांपते हुए कहते हैं, हाँ मैंने सोचा है कि मेरे बाद तुम जिंदल ग्रुप्स के अगले सीईओ बनोगे। अगर तुम मान जाओ तो मैं जल्द ही इस बात की अनाउंसमेंट कंपनी और जिंदल मैंशन में करवा दूंगा। अर्णव जैसे ही अपनी बात कहते हैं उस पूरे केबिन में एक सन्नाटा छा जाता है। अनिता भी अपनी जगह से उठकर हर्ष का रिएक्शन देखने लगती है। अर्णव भी हर्ष टकटकी लगाकर हर्ष के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। हर्ष इस बारे में सोचने लगता है, जिंदल ग्रुप्स देश की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। जिंदल खानदान के इतने अमीर और पावरफुल होने के पीछे जिंदल ग्रुप्स का ही बड़ा रोल था। हर्ष ने जब से होश संभाला था उसके बाद से ही जिंदल ग्रुप्स का सीईओ बनना उसका सबसे बड़ा मकसद था, पर पिछले कुछ सालों में जो उसके साथ हुआ उसके बाद तो उसने इसका ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दिया था, खासकर कि तब से जब से अनन्या के साथ वो उस रिश्ते में बंध गया था। पर अब एकदम से ये ऑफर मिलने के बाद हर्ष कुछ समय के लिए ब्लैंक सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या कहना चाहिए। क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? हर्ष के मुंह से बड़ी कमजोर आवाज में ये शब्द बाहर आते हैं। उसे पहले से ही पता था उसके पापा कभी ना कभी उससे ये बात जरूर कहेंगे। अर्णव सर हिलाकर कहते हैं,
नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कहने को तो तुम्हारा भाई आकाश भी है जो कंपनी का अगला सीईओ बन सकता है, पर वो अपने काम को लेकर काफ़ी गैर जिम्मेदार है। उसमें एक अच्छे बिजनेसमैन होने की कोई भी क्वालिटी नहीं है। वो तुम्हारे आगे कहीं भी नहीं टिकता, और उसकी खुद की कोई औलाद भी नहीं है, जबकि तुम्हारे अपने 2 बेटे हैं जो इस कंपनी का फ्यूचर होने वाले हैं। अक्षत कियान बड़े होकर ये जिंदल एम्पायर भी संभाल लेंगे और जिंदल खानदान के वंश को आगे भी ले जाएंगे। एक बार उनके बारे में भी सोच लो हर्ष। अर्णव के इतना कहने के बावजूद भी हर्ष शांत ही था। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वो 3 मासूम चेहरे घूम रहे थे जिनके लिए वो जीता था। अर्णव ये देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हर्ष, तुम अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो ना? तुम यही सोच रहे हो ना कि कहीं तुम्हारा सीईओ बनना तुम्हारी फैमिली के लिए खतरनाक ना साबित हो? हर्ष ये देखकर हैरान था कि उसके पापा ने उसके मन की बात कैसे समझ ली। अर्णव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हर्ष, मैं भी तुम्हारी उम्र का ही था जब पूरे जिंदल ग्रुप्स की जिम्मेदारी मुझ पर थी। उस वक्त भी मेरे काफ़ी सारे दुश्मन थे और आज भी है। मेरी भी तुम्हारे ही जैसी एक फैमिली थी। तुम थे, तुम्हारे भाई बहन शिवी, आकाश थे, तुम्हारी मॉम भी थी, पर मैंने तुम सबको इन सब के बावजूद सेफ रखा था और बिजनेस भी चलाया था। हम बिजनेसमैन्स का तो काम ही यही होता है, हमें हर चीज़ को बैलेंस करके रखना पड़ता है। हर्ष के ऊपर धीरे धीरे उनकी बातों का असर हो रहा था। वो एक बार फिर धीमी आवाज में कहता है, पर जिंदल खानदान के लोग मुझे सीईओ क्यों बनने देंगे? मैं इतने सालों से दिल्ली में था भी नहीं, फिर क्या वो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे? अर्णव उसे शांत करते हुए कहते हैं, हाँ, इसीलिए मैंने कल रात जिंदल मैंशन में एक डिनर अरेंज किया है जिसमें तुम आने वाले हो। तुम आकर सबसे मिल लेना, फिर मैं तुम्हारे नए सीईओ होने वाली अनाउंसमेंट करूंगा। तुम उन लोगों की फिक्र मत करो। कंपनी के 70% शेयर्स मेरे हैं। कंपनी में वही होता है जो मैं चाहता हूँ, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम बस तुम्हारा फैसला बताओ। हर्ष उनके इतना समझाने के बावजूद भी अब तक शांत ही था। उसकी चुप्पी देखकर अब कब से शांत बैठी अनिता भी उठकर उन दोनों के पास आती है और हर्ष को समझाते हुए कहती है, हाँ हर्ष, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। उन्होंने इतने सालों तक मेहनत करके ये एम्पायर तुम सब के लिए ही तो खड़ा किया था, और अब तुम इससे मुंह फेर लोगे तो उनकी पूरी मेहनत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना? अपने माता पिता के इतना समझाने पर अब हर्ष भी आखिरकार एक फैसला ले लेता है। वो भी जानता था कि पिछले दिनों हुए राधिका रोहित वाले इंसिडेंट के बाद ये बात चारों तरफ फैल गई थी कि जिंदल फैमिली का कोई बेटा वापस आ गया है। हर्ष को पता था वो अब ज्यादा वक्त तक सबसे छिप कर नहीं रह सकता है, कभी ना कभी उसे सबके सामने आना ही है। वो अपनी जगह से उठकर उन दोनों को देखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। अर्णव अनिता को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने हर्ष को मना लिया है। अर्णव इतने खुश थे कि वो हर्ष को गले ही लगा लेते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू हर्ष, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वेल डन। अर्णव खुश होकर कहते हैं। वो हर्ष से अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है तुम जिंदल ग्रुप्स को मेरी ही तरह एक नए मुकाम तक ले जाओगे। अनिता की आंखें भी खुशी से छलक जाती है। वो भी प्यार से हर्ष के कंधे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। कुछ और बातें करने के बाद अर्णव और अनिता वहां से निकल जाते हैं। हर्ष उनके जाने के बाद एक बार फिर अपनी चेयर पर बैठकर अपने फैसले के बारे में सोचने लगता है। शाम का वक्त हर्ष घर वापस आता है तो देखता है अनन्या और अक्षत कियान सब वही लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे। शायद वो लोग उसके ही आने का इंतजार कर रहे थे। हर्ष को देखकर अनन्या जल्दी से उठ जाती है। आज उसने एक नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था और थोड़ा सा मेकअप भी किया हुआ था। आज वो हमेशा से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। अरे, आप आ गए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर अनन्या किचन में चली जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष अक्षत कियान की ओर देखने लगता है। वो भी उन दोनों के साथ सोफे पर बैठता है और उन दोनों के सर पर हाथ फेर कर कहता है, क्या बात है, आज मेरे अक्षत कियान तो काफी हैंडसम लग रहे हैं। लगता है आपकी मम्मा ने आप दोनों को बहुत अच्छे से तैयार किया है।
वो दोनों बच्चे ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। इतने में अनन्या पानी का ग्लास लेकर वहां वापस आ जाती है। हर्ष उसके हाथ से पानी का ग्लास लेकर एक सांस में पी जाता है। अनन्या उसकी हरकतें नोटिस कर रही थी, वो उसे कुछ बदला बदला दिख रहा था। हर्ष पानी पीने के बाद वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए अनन्या से कहता है, अनन्या जरा रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो अगले ही पल वहां से चला जाता है। अनन्या, अक्षत और कियान सब उसे ही नासमझी में देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अनन्या वापस कमरे में आती है तो देखती है हर्ष कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा है। वो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। अनन्या चलकर उसके पास आती है और काफी मासूमियत से कहती है, हर्ष क्या हुआ, कुछ बात है क्या, आप परेशान लग रहे हैं। दोपहर में जब हमारी बात हुई थी तब तो आपका मूड अच्छा था, तो अब ऐसा क्या हुआ। हर्ष पीछे मुड़कर कुछ देर तक अनन्या की हसीन नीली आंखों में देखता है, फिर आगे बढ़कर एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अनन्या चौंक जाती है, वो सीधा जाकर उसके मजबूत सीने से टकरा जाती है। कुछ देर तक जी भरकर उसे अपने सीने से लगाने के बाद हर्ष को महसूस होता है उसके अंदर की बेचैनी अब कुछ हद तक कम हो गई है। वो धीरे से उसे अपने से अलग करता है। हर्ष से अलग होने के बाद अनन्या उसे सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। क्या हुआ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं हर्ष, आखिर बात क्या है। हर्ष एक गहरी सांस लेकर उसे आज हुई अपनी और अर्णव अनिता के बीच हुई सारी बातें बताता है। जैसे जैसे अनन्या उसकी बातें सुनते जा रही थी उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। हर्ष की बात खत्म होते होते अनन्या का चेहरा पूरा खिल गया था। उसे अपने पति की तरक्की की बात सुनकर काफी खुशी हो रही थी, वो उसके लिए अंदर से खुश थी। वॉट, क्या सच में अर्णव अंकल आपको नया सीईओ बना रहे हैं, अनन्या ने खुश होते हुए कहा। हर्ष पल के झपका कर हाँ में इशारी करता है। अनन्या का मन ये सुनकर नाचने का कर रहा था। वो खुश होते हुए हर्ष के गले से लग जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने जा रहा था। छाया ने उसे जिंदल ग्रुप्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। जब अनन्या को पहली बार हर्ष के बारे में पता चला था तो उसे काफी बुरा लगा था, कैसे फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से हर्ष के हाथों से उसका सब कुछ छीन गया था। पर अब आखिरकार हर्ष को उसका हक वापस मिलने जा रहा था। कुछ देर तक उसके सीने से लगे रहने के बाद अनन्या उससे अलग होती है। अनन्या उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बेड पे बिठा देती है। वो उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ टिकाकर उसे प्यार से निहारने लगती है। इसी बीच अनन्या उसके चेहरे के काफी करीब आ गई थी। वो बड़े प्यार से उसके माथे पर चूम लेती है। वो धीरे से बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू पति देव, अब आप ऐसे ही यहाँ बैठे रहिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये कहकर वो अगले ही पल मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। हर्ष नासमझी में उसे देख रहा था। लगभग 1 मिनट बाद अनन्या फिर से रूम में वापस आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें गुलाब जामुन थे। अनन्या उसमें से एक चम्मच रसगुल्ला हर्ष के मुंह में डालते हुए कहती है, ये आपकी कामयाबी की खुशी में मेरी तरफ से। हर्ष अनन्या को देखते हुए उसके हाथों से गुलाब जामुन खा लेता है। हर्ष देख रहा था अनन्या इतनी खुश थी कि वो उनके मन में चल रही उथल पथल को तो देख ही नहीं रही थी। हर्ष भी उससे अभी कुछ कहना सही नहीं समझता। तभी अनन्या बोली, चलिए आप जल्दी से फ्रेश होकर आइए, मैं तब तक आपके लिए खाना लगवाती हूँ। ये कहकर अनन्या जा ही रही होती है कि हर्ष उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। अनन्या सीधा जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। दोनों काफी करीब आ जाते हैं। हर्ष उसके होठों को देखते हुए बड़े रोमांटिक अंदाज में कहता है, बीवी तुमने ये जो गुलाब जामुन खिलाए ये मीठे तो थे, पर मेरा मुंह अभी ठीक से मीठा नहीं हुआ, मुझे इससे भी ज्यादा मीठा चखना है। अनन्या ये सुनकर उसे नासमझी में देखने लगती है। हर्ष अगले ही पल मुस्कुराकर उसके होठों से अपने होठ जोड़ लेता है। अगले दिन जिंदल मैंशन में परिवार के सारे लोग आज डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए जमा थे। ये अर्णव का फरमान था कि आज नाश्ता सब साथ में करेंगे। आकाश के अलावा वहाँ सभी घरवाले मौजूद थे। उन सब का नाश्ता हो जाने के बाद अर्णव अपनी दमदार आवाज में कहते हैं, जिंदल्स, मैंने आप लोगों को यहाँ नाश्ते के लिए जमा होने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मुझे आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है।
सब सवालिया नज़रों से अर्णव को देखने लगते हैं। अनिता भी वही मौजूद थी। पूरे घर में सिर्फ उसे ही पता था अर्णव क्या कहने वाले हैं। अर्णव सबकी नज़रें अपने ऊपर पाकर एक गहरी सांस लेकर अपनी बात कहते हैं। देखिए, मैंने ये फैसला किया है कि मैं बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैं आज के बाद कभी कभार ही जिंदल ग्रुप्स के मामलों में दखल दूंगा। मैं अब सीईओ की पोस्ट से भी रिजाइन करने जा रहा हूँ। सारे घरवालों में ये सुनकर खुसर फुसुर शुरू हो जाती है। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। सब हैरानी से अर्णव को देख रहे थे। तभी अर्णव के बड़े भाई मुकेश जिंदल सबको शांत रहने का इशारा करते हैं। उनके एक इशारे पर सब शांत हो जाते हैं। मुकेश जिंदल इस वक्त परिवार में सबसे बड़े थे। मुकेश अर्णव की तरफ देखते हुए बोले, अर्णव, हम तुम्हारे फैसले की इज्जत करते हैं। मैं जानता हूँ इस उम्र में इंसान को आराम की ज़रूरत होती है, पर याद रखना, जिंदल कंपनी कोई रातों रात खड़ी नहीं हुई। ये कंपनी हमारे पुरखों की खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। तुमने इस कंपनी के बारे में कुछ सोचा है? कौन होगा इसका अगला सीईओ? अर्णव ये सुनकर कुछ पलों के लिए अपनी नज़रें झुका लेते हैं। सारे घरवालों की नज़र इस वक्त उन पर ही जमी हुई थी। सब टकटकी लगाए उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अनिता अर्णव के कंधे पर हाथ रखती है। अर्णव उसकी तरफ देखने लगते हैं। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कहते हैं। अर्णव एक लंबी सांस लेकर अपनी जगह से उठकर सारे घरवालों को देखते हुए कहते हैं, जिंदल ग्रुप्स के अगले सीईओ का नाम है हर्ष जिंदल। अर्णव जैसे ही ये बात कहते हैं, वहाँ पूरे लिविंग रूम में 30 से 40 लोगों के होने के बावजूद भी सन्नाटा छा जाता है। सब अपनी जगह से एक साथ खड़े हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हर्ष कैसे नया सीईओ बन सकता है। उनके हिसाब से हर्ष तो 11 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है, फिर वो कैसे सीईओ बन सकता था। सब फटी हुई नज़रों से अर्णव को ही देख रहे थे। वरुण जिंदल, जो उम्र में अर्णव से छोटे थे, वो अर्णव से कहते हैं, भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हर्ष मतलब हर्ष कैसे? वो तो। अर्णव उनके कहने का मतलब समझ जाते हैं। वो सबको शांत रहने का इशारा करते हुए कहते हैं, आप लोग पहले प्लीज शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। उनके इतना कहने पर सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, पर सब अभी भी नासमझी में कभी उन्हें देख रहे थे तो कभी उनके पास बैठी अनिता को। अर्णव भी अपनी जगह पर शांति से बैठ जाते हैं। अर्णव उन लोगों को बताने लगते हैं, देखिए, कुछ महीनों पहले तक आप लोगों की तरह मुझे और अनिता को भी यही लगता था कि हमने हर्ष को खो दिया था, पर ऐसा नहीं था। हर्ष आज भी जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, और वो आज रात यहाँ जिंदल मैंशन डिनर के लिए भी आ रहा है। उनका इतना ही कहना था कि एक बार फिर वहाँ परिवार वालों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। मुकेश जिंदल अर्णव से थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं, अर्णव, ये क्या है? देखो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। हर्ष भी हमारे घर का बच्चा था। उसके जाने का हम सबको उतना ही अफसोस था जितना तुम्हें, और ऐसा कहकर तुम हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अर्णव नामे गर्दन हिलाकर कहते हैं, नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कुछ महीनों पहले तक हमें भी पता नहीं था, पर यह बात सच है। हर्ष जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, और हाँ, इस वक्त वो यहाँ दिल्ली में ही है। अर्णव की बात जैसे ही पूरी होती है, उस हॉल में जैसे खुशी की एक लहर छा जाती है। हर्ष उस घर का सबसे लाडला बेटा हुआ करता था। उसके जाने के बाद यहाँ सालों तक मातम ही छाया रहता था। वरुण जिंदल खुश होते हुए अर्णव से कहते हैं, पर भाई साहब, एक बात समझ नहीं आई। आपने तो कहा था कि आपको भी कुछ महीनों पहले तक हर्ष के जिंदा होने के बारे में कोई खबर नहीं थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपके कनेक्शंस तो देश विदेश तक में फैले हुए हैं, तो फिर आपको उसके बारे में इतने सालों तक पता कैसे नहीं चला? और वो था कहाँ इतने सालों से, और घर वापस क्यों नहीं आया? वरुण के आखिरी सवाल का जवाब तो अर्णव भी नहीं जानते थे। वो अनिता की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है, इसका श्रेय तो सिर्फ और सिर्फ अनिता को जाता है। ये नहीं होती तो शायद हमें हर्ष के बारे में कभी पता भी नहीं चलता। ये बात सुनकर तो सब अनिता को देखने लगते हैं। अर्णव आगे कहते हैं, हाँ, क्योंकि हर्ष तो हम लोगों से बैर करके यहाँ दिल्ली से मीलों दूर अपनी एक अलग दुनिया बसा चुका था। वो तो हम लोगों को भूल ही गया था, और मैंने भी बाकियों की तरह उसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर अनिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और उस वक्त काफ़ी होशियारी से काम लिया, जिस वजह से ये सच्चाई हमारे सामने आए।
पर भाभी ये सब हुआ कैसे? हमें विस्तार से बताइए ना। अनिता की एक देवरानी अवनी जिंदल कहती है। उसकी बात में हाँ मिलाकर अनिता की बाकी 4 देवरनियां भी अवनी का समर्थन करती है। सब जानना चाहते थे कि आखिर उनकी नाक के नीचे चल क्या रहा था। अनिता अपनी चारों देवरानियों की तरफ देखते हुए कहती है, भाभी आप लोगों को याद होगा आज से 4-5 महीनों पहले शिवी की प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जिस वजह से मैं उसे अपने साथ पुणे ले गई थी एक स्पेशलिस्ट से चेकअप के लिए। अनिता की बात सुनकर उन लोगों को कुछ याद आने लगता है। वो सब लगभग एक साथ हाँ में सर मिलाते हैं। अनिता उन लोगों को एक एक करके उस दिन की पूरी कहानी सुनाने लगती है जब उसने पहली बार अक्षत कियान को देखा था। जैसे जैसे वो अपनी बातें कह रही थी उन सब की आंखें फैलती जा रही थी। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने सालों से अंधेरे में थे और जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो तो दरअसल जिंदा था। अवनी हैरानी से कहती है, इसका मतलब हर्ष जिंदा इतने सालों से जिंदा था? उसने शादी भी कर ली और इस शादी से उसके 2 बच्चे भी हैं। अनिता हल्का सा सरहा में मिलाती है। वरुण जिंदल से काफ़ी डिसपॉइंटेड नजर आ रहे थे। वो अर्णव से कहते हैं, पर भाई साहब हर्ष ने ऐसा क्यों किया? वो एक बार हमसे आकर मिल तो लेता। अगर उसे हमसे कोई शिकायत थी तो हम वो दूर कर देते, पर ऐसे कोई अपनों से रिश्ते नाते तोड़ कर चला जाता है क्या? हम एक परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता रहता है। वो एक बार कहता तो हम उस कामिनी को खुद उसके किए की सज़ा दिलवाते। अनिता धीमी आवाज़ में वरुण की तरफ देखते हुए कहती है, भैया आपकी तो बात ही छोड़िए, वो तो मुझसे और अर्णव से भी ज़्यादातर वक्त कटा कटा रहता है। हम जब भी उससे मिलने जाते हैं ऐसे बिहेव करता है जैसे वो हमारा बेटा हो ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उस वक्त हम उसे उसके परिवार के साथ पुणे से यहाँ दिल्ली लेकर आए थे। उसकी बेरुखी मुझसे सही नहीं जाती, इसीलिए मैं उससे इन दिनों कम ही मिलने जाती हूँ। ये कहते हुए अनिता थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अनिता की एक और देवरानी कहती है, अच्छा भाभी, तो इसका मतलब आप पिछले कुछ महीनों से बार बार जिंदल मैंशन से बहाना करके हर्ष और उसके बच्चों से मिलने जाती थी? अनिता हाँ में गर्दन हिला देती है। इस बार अर्णव की भतीजी सारिका जिंदल जो चुपचाप ये तमाशा देख रही थी वो अर्णव से कहती है, अर्णव अंकल, अगर हर्ष भाई इतने दिनों से दिल्ली आए हुए हैं तो हमें ये सब आज क्यों पता चल रहा है? आपने हमसे ये बात क्यों छिपाई? सब सारिका की इस बात से सहमत थे। अर्णव अपनी नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में कहते हैं, हर्ष ने मुझे इसके लिए मना किया था। वो पहले अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से श्योर होना चाहता था। वो इसी शर्त पर हमारे साथ दिल्ली आया था। मुझे डर था कि कहीं वो फिर से नाराज़ होकर अपनी फैमिली को लेकर कहीं चला ना जाए, इसलिए मैंने और अनिता ने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। अर्णव की इस बात पर वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। नीतीश जिंदल जो अब तक शांत बैठे ये सब सुन रहे थे, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो हर्ष को बहुत एडमायर किया करते थे। उन्हें हमेशा से लगता था हर्ष का फ्यूचर जिंदल खानदान के दूसरे लड़कों के मुकाबले काफ़ी ब्राइट होने वाला है। लेकिन ये सब सुनकर वो भी हैरान थे। वो नामे सर हिलाते हुए अर्णव से कहते हैं, नहीं, मुझे यकीन नहीं होता हर्ष ऐसा कुछ कर सकता है। मैं उसे अच्छे से जानता था, वो बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। अर्णव, कहीं वो कोई बहरूपिया तो नहीं जो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो? क्योंकि सब जानते हैं कि हर्ष के साथ जो हादसा हुआ था वो काफ़ी दर्दनाक था। पुलिस ने भी कहा था कि उस हादसे से जिंदा लौट कर आना लगभग नामुमकिन था, तो ये कैसे हो सकता है? अर्णव को ये सुनकर मन ही मन काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है, पर वो अपने आप को किसी तरह शांत रखते हुए कहते हैं, भाई साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं और अनिता माता पिता है हर्ष के, हम क्या उसे नहीं पहचानेंगे? और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप ये देखिए। ये कहकर अर्णव अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर उसमें एक फ़ोटो ओपन करके नीतीश की तरफ बढ़ा देते हैं। नीतीश जैसे ही वो फोटो देखते हैं उनकी आंखें हैरानी से फैलती जाती है। उस फोटो में अनिता, अक्षत और कियान थे। तीनों किसी पार्क में आए हुए थे। नीतीश काफी गौर से अक्षत और कियान के चेहरों के नैन नक्श देख रहे थे। बात बिल्कुल सच थी, उन दोनों की शक्ल बिल्कुल उनके बाप और दादा से मिलती थी। कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि ये जिंदल खानदान के बच्चे ना हो, जिसका साफ साफ मतलब था कि हर्ष जिंदा है और ये दोनों उसके ही अंश थे। सब नीतीश जिंदल का ये रिएक्शन देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि वो आखिर फोन में ऐसा क्या देख रहे हैं।
नीतीश जिंदल वो फोटो परिवार वालों के बीच सर्कुलेट कर देते हैं। सब बारी बारी उस फोटो को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो फोटो घूमते घूमते सारिका तक पहुंच जाती है। वो अक्षत और कियान की क्यूटनेस से काफ़ी प्रभावित हो जाती है। वो फोटो देखते हुए अर्णव से कहती है, वाव दे आर सो क्यूट। अर्णव अंकल, आप इन दोनों को कभी जिंदल मैंशन लेकर क्यों नहीं आए? मुझे इनके साथ खेलना है। ये दोनों कितने क्यूट है। अनिता अर्णव ये सुनकर मुस्कुराते हैं। आखिर में वो फोटो मुकेश जिंदल के पास पहुंच जाती है। वो कुछ देर तक उस फोटो को काफ़ी गौर से देखते रहते हैं। कुछ ही देर में सबकी तरह उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये उन्हीं के खानदान के बच्चे हैं। अक्षत और कियान दोनों के चेहरे का तेज ही बता रहा था कि वो दोनों किसी बड़े खानदान के बच्चे हैं। मुकेश अपनी मूंछों को ताव देते हुए अर्णव से कहते हैं, अर्णव ये क्या हरकत है? तुम्हें पता है ना, जिंदल खानदान में जन्म लेने वाले एक एक बच्चे की परवरिश यहाँ जिंदल मैंशन में ही होती है। फिर ये क्या है? ये दोनों बच्चे 3 साल से ज्यादा के हो गए हैं पर अब तक इन्होंने जिंदल मैंशन में कदम तक नहीं रखा। ये कैसे हो सकता है? ये जिंदल खानदान की मर्यादा के खिलाफ है। अर्णव इस पर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, भाई साहब मैंने कहा ना, हर्ष इसके लिए तैयार नहीं था और मैं भी उस पर कुछ थोपना नहीं चाहता था। पर कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही अक्षत कियान को यहाँ ले आऊँगा। मुकेश ये सुनकर आगे कुछ नहीं कहते। आखिर में वो फोटो अवनी जिंदल के हाथ में भी आ जाती है। वो उस फोटो को काफ़ी गौर से देख रही थी। अवनी फोटो को देखते हुए अनिता से कहती है, भाभी आपने अब तक हर्ष के बारे में बताया, उसके बच्चों के बारे में बताया, पर आपने उसकी वाइफ यानी अक्षत कियान की मां के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। वो लड़की है कौन और हर्ष उससे कहाँ और कब मिला? क्या नाम है उसका? और एक और चीज़ आपने बताया कि हर्ष पिछले 4 सालों से पुणे में अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, तो उससे पहले वो कहाँ था और क्या कर रहा था? अर्णव अनिता दोनों इस सवाल पर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अर्णव अनिता को आंखों ही आंखों में बोलने का इशारा करते हैं। अनिता कुछ सोचते हुए कहती है, भाभी देखिए, दरअसल हमें भी नहीं पता वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है और हर्ष को कहाँ मिली। हर्ष ने हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि उस लड़की का नाम सुरभि है और उसका इस दुनिया में हर्ष और अक्षत कियान के अलावा कोई नहीं था। मैंने हर्ष को अक्सर नोटिस किया है, उसकी आंखों में मैंने उस लड़की के लिए आज तक जो देखा है वो पहले कभी किसी लड़की के लिए नहीं देखा था। इसलिए हम दोनों ने हर्ष की खुशी के लिए ज्यादा ना सोचते हुए उस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। और रही बात हर्ष पुणे आने से पहले कहा था, तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि हर्ष 4 साल पहले एक दिन देर रात के वक्त उस लड़की सुरभि के साथ पुणे आया था, किसी सनशाइन अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग में रहने के लिए। वो दोनों किस जगह से पुणे आए, कैसे आए, इस बारे में हम चाह कर भी कुछ पता नहीं लगा पाए। हर्ष पुणे आकर एक कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करने लगा और वो लड़की उसके साथ हाउसवाइफ बनकर रहती थी। इन सब के लगभग 6 से 8 महीनों बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अक्षत कियान को जन्म दिया था। मुकेश जिंदल अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बस अब इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। हर्ष आज आ रहा है तो हम उससे ही सारी बातें क्लियर करेंगे। फिर वो अनिता की तरफ देखकर कहते हैं, आज सारा खाना हर्ष की पसंद का बनना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिंदल मैंशन में हर्ष के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। चारों तरफ काफी चहल पहल थी। सारे नौकर भाग भाग कर अपना अपना काम कर रहे थे। इस बीच जिंदल मैंशन में एक नौकर ऐसा भी था जो खुफिया तौर पर आकाश के लिए काम करता था। वो जिंदल मैंशन की सारी खबरें आकाश तक पहुंचाता और बदले आकाश हर महीने उसकी जेब गर्म करता। वो नौकर ये सब देख रहा था। वो नौकर एक कोने में जाकर आकाश को कॉल लगा देता है। सामने से रिंग जाती है पर आकाश 1 से 2 बार उसका फोन पिक नहीं करता। 2 बार ट्राई करने के बाद आखिरकार तीसरी बार आकाश उस नौकर का फोन पिक कर लेता है। सामने से आकाश की सुस्ताई हुई आवाज आती है, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है क्या, जो सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी? आए सुबह जो खबर तुम देने वाले हो वो मेरे काम की नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो नौकर ये सुनकर पहले तो डर जाता है पर वो जानता था ये खबर आकाश के काम की ही है। वो कहता है,
नहीं नहीं सर, आप मेरी बात तो सुनिए, ये खबर आप ही के काम की है। वो नौकर आकाश को सुबह जिंदल मैंशन के डाइनिंग टेबल पर हुई एक एक बात बता देता है। जैसे जैसे आकाश ये सुन रहा था उसके माथे पर बल पड़ते जा रहे थे। पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, पर अपने सर पर मौजूद पसीने की बूंदों को महसूस करके उसे यकीन हो जाता है वो जो सुन रहा है वो सच है। वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए उस नौकर से कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मॉम डैड ने खुद अपने मुंह से ये बात कही कि हर्ष जिंदा है? देखो, अगर ये खबर झूठ निकली ना तो तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। वो नौकर एक बार फिर ये सुनकर डर जाता है, पर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने खुद अपने कानों से ये सब सुना है। मैं वही मौजूद था और सबको नाश्ता सर्व कर रहा था। और यहाँ जिंदल मैंशन में हर्ष के आने की तैयारियों भी चल रही है। आकाश ये सुनकर फोन कट कर देता है। वो जल्दी से बेड से उठकर जल्दी जल्दी में अपने कपड़े पहनने लगता है। इस वक्त वो एक होटल के कमरे में था। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जिंदा कैसे बच सकता है? मैंने और समीर ने तो उसको इतनी बेरहमी से मारकर समंदर में फेंक दिया था, फिर वो जिंदा कैसे बच सकता है? मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। ये कहकर आकाश तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके अगले आधे घंटे के अंदर ही जिंदल मैंशन पहुंच जाता है। मैंशन के लिविंग रूम में आते ही वो देखता है कि सच में चारों तरफ नौकर घर की सजावट के काम में लगे हुए हैं, मानो किसी खास मेहमान के आने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त आकाश किसी पर भी ध्यान नहीं देता। वो सीधा अपने मॉम डैड के कमरे की तरफ कदम बढ़ा देता है। जाते जाते वो एक नौकर से टकरा जाता है। उस नौकर के हाथ में मौजूद फूलदान गिर जाता है। आकाश उस नौकर पर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कहकर वो गुस्से से अपने मॉम डैड के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अर्णव अनिता दोनों अपने कमरे में मौजूद थे। अर्णव किसी से फोन पर बात कर रहे थे और अनिता बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। आज अनिता काफी खुश थी। आज उसका बेटा इतने सालों में पहली बार अपने घर आ रहा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि उनके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। अर्णव फोन कट करके दरवाजा खोलते हैं। सामने खड़े इंसान को देखकर वो पल के लिए चौंक जाते हैं। उनके सामने आकाश खड़ा था, जिसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। आकाश, तुम, क्या हुआ? तुम ऐसे यूं अचानक? ये कहते हुए अर्णव आकाश को अंदर आने का इशारा करते हैं। अनिता भी उसे यूं अचानक देख सरप्राइज थी। वो जिंदल मैंशन में कम ही आता जाता था। वो भी बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। वो आकाश को देखते हुए खुश होकर कहती है, अरे आकाश, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ आओ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। अर्णव भी अनिता की बात में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ, तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। आकाश, अब कहीं मत जाना, आज रात का डिनर तुम्हें यही करना है। आकाश का दिल अब ये सब सुनकर तेजी से धड़कने लगता है। वो धीमी आवाज में अर्णव से कहता है, कैसी खुशखबरी डैड? अनिता मुस्कुराकर इस बात का जवाब देते हुए कहती है, खुशखबरी ये है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा अपना प्यारा भाई हर्ष जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, और आज वो हमारे साथ डिनर करने जिंदल मैंशन आ रहा है। आकाश के कानों में ये बात गर्म तेल की तरह गिरती है। वो कभी हैरानी से अर्णव को देखता तो कभी अनिता को। उसे ये बात पचाने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। अनिता और अर्णव भी उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर अपने सगे भाई के जिंदा होने की रत्ती भर भी खुशी नहीं थी। क्या हुआ आकाश, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? क्या तुम्हें अपनी भाई के जिंदा होने की खुशी नहीं है? आकाश ये सुनकर होश में आता है। वो किसी तरह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ले आता है। वो हकलाते हुए उनसे कहता है, नो 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 मॉम डैड, मैं तो खुश हूँ हर्ष के आने पर। मैं तो ये सुनकर हैरान था कि अगर वो जिंदा था तो हमसे मिलने एक बार भी आया क्यों नहीं? आखिर था कहाँ वो इतने सालों से? अर्णव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अब ये सब बातें तो तुम ही उससे ही पूछ लेना। आज जब वो आएगा, अभी तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और हाँ, कहीं जाना मत। आज मुझे तुम पूरा वक्त यही दिखने चाहिए। आकाश के मन में अभी भी काफी सारे सवाल थे। वो अर्णव से धीरे से कहता है, डैड, वो एक सवाल था। क्या हर्ष ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा तो नहीं?
उसकी इस बात पर अर्णव अनिता दोनों उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। अनिता नासमझी में उसे देखते हुए कहती है, नहीं, हर्ष ने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों, कुछ बात है क्या? आकाश ये सुनकर चैन की सांस लेता है। नहीं, कुछ नहीं, ये कहकर वो अगले ही पल उनके कमरे से निकल जाता है। बाहर आकर आकाश एक लंबी सांस लेता है। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसे डर था कि कहीं हर्ष ने अर्णव अनिता को ये बता दिया कि उसको मारने के प्लान में 11 साल पहले समीर और कामिनी के साथ वो भी मिला हुआ था, तो उसके डैड तो उसे कहीं का नहीं छोड़ते, क्योंकि वो पहले से ही उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। पर अर्णव और अनिता की बातों से वो समझ गया था कि हर्ष ने अब तक उनको उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, वरना अब तक तो उसके डैड उसे या तो घर और बिजनेस से निकलवा चुके होते या फिर पुलिस के हवाले कर चुके होते। आकाश चलते हुए अपने मन में कहता है, जिस बात के मुझे डर था वही हुआ, वो जिंदा है और अब यहाँ वापस आ रहा है। ये कहकर आकाश एक जोरदार मुक्का वहां एक दीवार पर मार देता है, जिससे उसके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है, पर उसे उसका कोई होश नहीं था। वो दांत पीसते हुए अपने आप से बुदबुदाते हुए कहता है, इससे पहले कि वो मेरे खिलाफ कुछ करे, मुझे उसे फिर से अपने रास्ते से हटाना होगा। इसी तरह रात का वक्त हो जाता है। हर्ष इस वक्त अपने बेडरूम में मौजूद था। हर्ष जिंदल मैंशन में आज रात होने वाले अपने गेट टुगेदर के लिए तैयार हो रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। उसने एक ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जो उसके गोरे रंग पर काफी जच रहा था। वो इस वक्त बेहद हैंडसम, डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था। कोई भी उसे एक नज़र देखकर ही उस पर अपना दिल हार सकता था। तभी अनन्या भी कमरे में आ जाती है। हर्ष को अपने सामने तैयार होता देख वो जाकर उसे पीछे से हग कर लेती है। उसका मन थोड़ा बेचैन था, अंदर से वो भी हर्ष को जिंदल मैंशन जाने नहीं देना चाहती थी, पर इस वक्त वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। हर्ष उसके हग करने पर मुस्कुराता है। वो पीछे पलटकर उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, क्या बात है, किसी को बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर? अनन्या उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए कहती है, आपको ना हर वक्त रोमांस सूझता है, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आप है कि। इसके आगे अनन्या कुछ कह नहीं पाती। अपनी बात कहते कहते उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी। हर्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, बीवी, क्या तुम्हें अपनी पति पर भरोसा नहीं है? अनन्या ये सवाल सुनकर उसे देखने लगती है। वो आगे कहता है, डोंट वरी बीवी, तुम्हारा पति इतना कमज़ोर नहीं है जो अपने ही घर वालों से 2 बार हार जाएगा। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो अब मैं निकलता हूँ, टेक केयर। इतना कहकर वो उसके माथे को चूमकर वहां से निकल जाता है। अनन्या उसे अपनी भीगी आंखों से देख रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद पूरा जिंदल मैंशन जगमगा रहा था। आज वहां एक अलग ही रौनक थी। विला के अंदर और बाहर दोनों तरफ के हिस्से डेकोरेट किया हुआ था। तभी जिंदल मैंशन का बड़ा सा गेट खुलता है और 5 से 6 आलीशान गाड़ियां वहां एंटर करती है। सारी गाड़ियां जिंदल मैंशन के सामने आकर रुक जाती है। जिंदल मैंशन के काफी सारे लोग जैसे अर्णव, अनिता, मुकेश, उनकी बीवी नीतीश, वरुण और अवनी मैंशन के बाहर खड़े ये सब देख रहे थे। तभी उन गाड़ियों के बीच में मौजूद एक चमचमाती ब्लैक कलर की कार का दरवाज़ा खुलता है और उससे एक लंबा चौड़ा और हैंडसम शख्स बाहर निकलता है। अर्णव, अनिता को छोड़कर बाकी सब उस आदमी को अपने सामने देखकर हैरान थे। वो आदमी उन लोगों के सामने आकर बड़े ही स्टाइल से खड़ा हो जाता है और अपनी काली गहरी आंखों से उन सबको देखने लगता है। ये आदमी कोई और नहीं, जिंदल खानदान का बरसों पहले खोया बेटा हर्ष जिंदल था। वो सब लोग बड़ी ही हैरानी और फटी आंखों से अपने सामने खड़े हर्ष को देख रहे थे। अब तक तो बस उन्होंने सुना था, पर अब वो देख भी रहे थे। हर्ष सच में उनके सामने जिंदा और सही सलामत खड़ा था और चलकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपने लंबे लंबे कदमों से किसी राजा की तरह उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। उसे उन दोनों के देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस था। वो चलकर अनिता, अर्णव के सामने खड़ा हो जाता है और अपने परिवार वालों को घूरते हुए एक सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कहता है, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, आपके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा है, कोई भूत नहीं। वो सब हर्ष की कड़क आवाज सुनकर होश में आते हैं। हर्ष की चाची अवनी हैरानी से कहती है, हाँ हर्ष, तुम ठीक हो? तभी मुकेश जिंदल भी तेज आवाज में हर्ष से कहते हैं, ये क्या हरकत है हर्ष,
तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ जिंदल मैंशन में सबका क्या हाल हो गया था। अगर तुम जिंदा थे तो यहाँ एक भी बार वापस क्यों नहीं आए? अरे हमारे बारे में नहीं सोचा, कोई बात नहीं, कम आज कम अपने माता पिता के बारे में ही सोच लेते। एक बार भी नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी? हर्ष ये सुनकर अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगता है। वो आखिर कैसे घर आ सकता था जब उसके पास उसकी याददाश्त ही नहीं थी, और जब उसकी याददाश्त आई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, बहुत साल गुजर चुके थे, और उस वक्त उसकी तीन बड़ी बड़ी कमज़ोरियां उसके साथ जुड़ गई थी जिनकी सेफ्टी के साथ वो चांस नहीं लेना चाहता था। इससे पहले कि वो मुकेश से कुछ कहता, अर्नव बीच में कहते हैं, भाई साहब अभी आप इन सब बातों को रहने दीजिए। देखिए हर्ष कितने सालों बाद अपने घर वापस आया है, चलिए हम खाना खाते खाते बात करते हैं। अर्नव ये कहकर हर्ष को घर के अंदर आने का इशारा करते हैं कि तभी नीतीश जिंदल हर्ष से कहते हैं, अरे हर्ष तुम अकेले क्यों आए? अपनी वाइफ और बच्चों को क्यों नहीं लाए? हमसे मिलाओगे नहीं उन्हें? हर्ष अपने सभी 4 चाचा में से सबसे ज्यादा करीब अपने नीतीश चाचा से था। हर्ष का लहजा जो वहां खड़े एक एक इंसान के लिए काफी रूड था, वो अब थोड़ी सॉफ्ट टोन में नीतीश से कहता है, मैं उन्हें भी जल्द ही आप लोगों से मिला दूंगा, अभी मैं आया हूं तो आप अभी के लिए मुझसे मिलिए। इस पर सब धीरे से मुस्कुराते हैं, सब घर के अंदर जाने लगते हैं। हर्ष अपने मॉम डैड के साथ चल रहा था, वो जिंदल मैंशन को काफी गौर से देख रहा था। यहाँ आज भी कुछ बदला नहीं था, जैसा उस वक्त था वैसा ही आज भी था, उतना ही बड़ा और उतना ही आलीशान। ये वो जगह थी जहाँ उसने अपने बचपन से लेकर जवानी की शुरुआत तक का वक्त बिताया था। वो सब लोग घर के लिविंग रूम में दाखिल होते हैं। हर्ष देखता है बड़े से डाइनिंग टेबल के आसपास काफ़ी सारे नौकर चाकर खड़े हैं। वो पूरी खाने का टेबल उसी के पसंद के खाने से सजा है, जो देखकर हर्ष की आंखें छोटी हो जाती है। हर्ष वहां मौजूद लोगों को देख रहा था, वहां कुछ नए चेहरे भी थे, कुछ पुराने भी। वो सब लोग भी हर्ष को हैरानी से देख रहे थे। वो अब उस वक्त से काफ़ी बड़ा, हैंडसम और मैच्योर लग रहा था। अनिता हर्ष के बाजू पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हर्ष देखो आज मैंने सब तुम्हारी पसंद बनवाया है, चलो हम खाना खाते हैं। हर्ष हाँ में सर मिलाता है, सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनिता खुद हर्ष की चेयर के पास खड़ी रहकर उसे खाना सर्व करने लगती है। आज वो सब हर्ष को स्पेशल फील करवाना चाहते थे। हर्ष भी बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपनी पसंद का खाना खाने लगता है। वो ऐसे बिहेव कर रहा था मानो वो कहीं गया ही नहीं था और कुछ हुआ ही नहीं था। उसे यूं इतना नॉर्मली बिहेव करता देख बाकी सब भी अपना अपना खाना खाने लगते हैं। आकाश जो कि अपने कमरे में बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था, ये चहल पहल सुनकर वो बाहर आ जाता है। उसका कमरा जिंदल मैंशन के दूसरे फ्लोर पर था। वो चलकर बाहर लॉबी में आता है तो नीचे लिविंग रूम का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हर्ष उसके सामने बिल्कुल फिट एंड फाइन बैठा सब घरवालों के साथ खाना खा रहा था। अब तक तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर अब वो अपने आंखों के सामने मौजूद सच्चाई को झुठला भी नहीं सकता था। उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद हर्ष जिंदा और सही सलामत था। आकाश अपने मॉम डैड को देखने लगता है। वो देख रहा था कि कैसे हर्ष के आने पर उसके मॉम डैड उसे तो भूल ही गए हैं, दोनों उसकी ही सेवा में लगे हैं। अब तक उसने भी डिनर नहीं किया था, पर इस बात की उन दोनों को ही कोई चिंता नहीं थी, जो देखकर वो अपनी मुट्ठियों कस लेता है। वो उन सबको नफरत की नज़र से देख वापस अपने कमरे में चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर अब तक उन लोगों का आधा खाना हो चुका था, सब चुपचाप खाना खा रहे थे। मुकेश जिंदल जो कि अब तक हर्ष को खाते हुए देख रहे थे, वो हर्ष को घूरते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, वैसे तुम कर क्या रहे थे इतने सालों से? और थे कहा, हमारा परिवार इस देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक है और इसका हिस्सा होते हुए भी वहाँ पुणे में वो छोटी सी जॉब क्यों कर रहे थे? उनके इस सवाल पर सब हर्ष को देखने लगते हैं। सभी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे, पर हर्ष से सीधा सीधा पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हर्ष अपना खाना खाते हुए एक पल के लिए रुककर कुछ सोचने लगता है। वो इन लोगों को अपनी आप बीती नहीं बताना नहीं चाहता था। उसे पता था ये लोग जो अभी उसके लिए इतने कंसर्न नजर आ रहे हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने पुलिस और मीडिया से उसकी इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखने को कहा था, जिस वजह से इतने सालों तक वो अपने घर का पता लगा भी नहीं पाया था। ये सब सोचते हुए हर्ष बड़े आराम से अपना खाना जारी रखते हुए मुकेश को देखते हुए कहता है, मैं कहा गया था, मैं तो यही था।
मैं तो बस अपने आप को और अपने बच्चों को इस काबिल बनाने में लगा था कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी कब किसको किस मोड़ पर ले जाए कहा नहीं जा सकता। और रही बात काम की, तो काम का क्या है, मेरे हिसाब से कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो तो इंसान की सोच होती है। अर्णव हर्ष के पास ही बैठे थे। वो उसका जवाब सुनकर मन ही मन निराश थे। उनका ये जिद्दी बेटा अपने राज उगलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुकेश उसका ये टेढ़ा जवाब सुनकर उसे घूरने लगते हैं। तभी हर्ष की तरफ एक और सवाल तीर की तरह उछलता है। इस बार उसके छोटे चाचा नीतीश कहते हैं, वैसे हर्ष तुमने शादी कब की? क्या नाम है तुम्हारी वाइफ का? कहाँ की है वो? और लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? एक बार फिर सारी नजरें हर्ष पर आकर जम जाती है। हर्ष उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे शिशिर जी की बात याद थी। उन्होंने शादी के वक्त उससे कहा था कि अनन्या की असली पहचान का पता किसी गलत इंसान को नहीं लगना चाहिए, और यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अनन्या को नुकसान पहुंचा सकते थे। थोड़ी देर तक एक मनगढ़ंत कहानी अपने दिमाग में बनाने के बाद हर्ष एक नकली मुस्कान के साथ उन लोगों से कहता है, हमारी शादी 4 साल पहले हुई थी। मेरी पत्नी का नाम सुरभि है। हम दोनों एक दूसरे को शादी से पहले से ही जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। हम दोनों ने लव मैरिज की थी। अनिता हर्ष की बात सुन रही थी। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसके बेटे ने शादी करते वक्त एक बार उसे याद भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसे अनन्या से कोई शिकायत थी या उसे हर्ष की पसंद नहीं थी, पर हर्ष का बिना बताए सबसे छिप कर शादी करना उसे काफ़ी हट कर गया। पर वो लड़की है कहाँ से, और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इस बार अवनी हर्ष से पूछती है। उसके दिमाग में ना जाने कब से ये सवाल चल रहा था। उम्मीद के मुताबिक हर्ष इस बार भी उन्हें सच नहीं बताता। वो आराम से अपना खाना खाते हुए कहता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता। वो एक अनाथ लड़की है। वो मुझे एक अनाथाश्रम में मिली थी। पहली बार देखते ही वो मुझे पसंद आ गई थी। मैंने जब अनाथाश्रम वालों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सुरभि बस 1-2 महीने की बच्ची थी जब उसे कोई अनाथाश्रम के गेट के बाहर छोड़कर चला गया था। जो सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया था। मुझे ये भी पता चला कि उसके पास तो हायर स्टडीज के लिए पैसे तक नहीं थे। वो चाह कर भी पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं सकती थी। जो सुनकर मुझे उसके लिए और भी बुरा लगने लगा। आखिर वो अकेली लड़की इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाती? ये सब सोचते के बाद मैंने उसके सामने शादी का प्रपोजल रखा, जिसे उसने मान लिया। शादी करने के बाद हम पुणे आ गए। मैं वहां जॉब करने लगा और वो हाउसवाइफ बनकर रहने लगी। अनिता अर्णव ये सब काफी गौर से सुन रहे थे। आज पहली बार हर्ष ने अनन्या के बारे में खुलकर इतना कुछ बताया था। ये सब सुनकर उन दोनों को काफी अच्छा लगा, क्योंकि उनके हिसाब से उनके बेटे ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। पर शायद मुकेश जिंदल को ये पसंद नहीं आया। उन्हें अनन्या जैसी अनाथ गरीब बेसहारा लड़की का अपने खानदान की बहू बनना अच्छा नहीं लगा। वो हर्ष से तेज आवाज में कहते हैं, वॉट, तुमने ऐसे ही किसी राह चलती लड़की से शादी कर ली? एक बार ये भी नहीं सोचा कि तुम जिंदल खानदान के बेटे हो? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थी क्या जो तुमने एक अनाथ लड़की से शादी की जिसके परिवार वालों का भी कुछ आता पता नहीं है? हर्ष को अनन्या के बारे में ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो भी तेज आवाज में कहता है, एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये मेरी लाइफ है, तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। ये मेरी जिंदगी है, कोई बिजनेस डील नहीं है जो मैं प्रॉफिट कमाने के लिए किसी से भी शादी कर लूं। और वैसे भी अगर आप लोगों को मेरी इतनी ही फिक्र थी तो उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब मुझे आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी? हर्ष की आवाज ये सब कहते हुए पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। बात को बढ़ता देख अब अर्णव बीच में आते हैं। वो हर्ष को शांत रहने इशारा करते हुए कहते हैं, हर्ष, हर्ष शांत रहो बेटा, नाराज मत हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे मुकेश चाचा मिजाज के थोड़े सख्त है। तुम बुरा मत मानो, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अनिता भी हर्ष को शांत करते हुए है, हाँ हर्ष, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और तुम्हारे पापा ने कब का सुरभि को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। हर्ष इस बार अनिता को घूरते हुए कहता है,
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी वाइफ को अपनाता है और कौन नहीं, सबसे ज़रूरी ये है कि मैंने उसे अपनाया है और हम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा रिश्ता किसे अपनाना है और किसे नहीं। ये कहकर हर्ष अपना सूट ठीक करते हुए वहां से उठकर चला जाता है। वो उन लोगों के सवालों से वैसे भी इरिटेट हो गया था, सब उसे ही जाते हुए देख रहे थे। वहां किसी ने भी उसे इतना गुस्से में आज तक नहीं देखा था। अनिता और अर्णव को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अनन्या को कुछ कहने भर से ही हर्ष इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हर्ष जिंदल मैंशन के बड़े से कॉरिडोर से होते हुए जिंदल मैंशन में मौजूद अपने उस पुराने कमरे के पास पहुंच जाता है जहां वो पहले रहा करता था। कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। हर्ष धीमे कदमों से अंदर आता है। वो उस पूरे कमरे को अच्छे से देख रहा था। ये कमरा आज भी वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। दीवारों पर वही पेंट, वही फर्नीचर, वही टाइल्स। हर्ष को आज भी वो दिन याद था जब सालों पहले पुलिस वाले उसे यहीं से अरेस्ट करके ले गए थे। फिर वो कभी यहाँ वापस नहीं आया था और ना ही यहाँ आने की उम्मीद की थी। वो कमरे में चारों तरफ घूम घूम कर अपनी पुरानी चीज़ों को देख रहा था। सबसे पहले उसकी नज़र वहाँ पर मौजूद एक बड़े से स्टडी टेबल पर पड़ती है। हर्ष को याद आता है जब वो एक स्टूडेंट हुआ करता था तब रात रात भर इसी टेबल पर पढ़ाई किया करता था। हर्ष अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ से अपने कमरे को देख रहा था। कमरा वाकई में काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था, जो ब्लैक और वाइट के थीम का था। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसके आने की खुशी में उसके मॉम डैड ने करवाया होगा। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी एक बड़ी सी फ्रेम पर पड़ती है। हर्ष वो देखकर उस दीवार के पास आता है। उस फ्रेम में दरअसल बिजनेस मैनेजमेंट मास्टर्स की डिग्री थी जो हर्ष की ही थी। उस डिग्री पर बड़े बड़े शब्दों में हर्षवर्धन अर्णव जिंदल लिखा हुआ था। वो डिग्री यूके की एक यूनिवर्सिटी की थी। हर्ष को याद था ये सब पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी और उस एक हादसे ने उससे सब कुछ छीन लिया था। वो अभी अपनी सोच में था कि तभी उसके कमरे के दरवाज़ा नॉक होता है और एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ हर्ष के कानों में पड़ती है। हर्ष भाई, आप बुरा ना माने तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हर्ष दरवाजे की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके सामने लगभग 20 से 25 साल की एक लड़की खड़ी थी जिसके नैन नक्श बिल्कुल उसी के जैसे थे, बिल्कुल उसी के जैसी आंखें, उसी के जैसे बाल, नाक, होठ। हर्ष उस लड़की को बस हैरानी से देखे जा रहा था। उसे लग रहा था उसने इस लड़की को पहले कभी देखा है। वो चलकर उस लड़की के पास आता है। वो लड़की कोई और नहीं, हर्ष के बड़े चाचा मुकेश की बेटी सारिका थी। सारिका भी उसको अपने करीब आता देख थोड़ा डर गई थी। उसने आज डाइनिंग टेबल पर हर्ष का रौद्र रूप देख रखा था। वो डरते हुए कपकपाती आवाज में हर्ष से कहती है, हाँ हर्ष भाई, मैं बस आपको ये सूजी का हलवा देने आई थी। अनिता चाची ने आपको देने के लिए कहा था। पर हर्ष का ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। वो तो बस सारिका का चेहरा काफी गौर से देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि उसने इस लड़की को देखा कहा था। वो धीमी आवाज में सारिका से कहता है, तुम कौन? सारिका को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर तभी उसे याद आया कि हर्ष आज काफ़ी सालों बाद अपने घर वापस आया है, जिस वजह से शायद वो उस पहचान नहीं पा रहा। वो हर्ष से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हर्ष भाई, मैं सारिका हूँ, आपके बड़े चाचा मुकेश जिंदल की बेटी। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, इतने साल हो गए हैं और उस वक्त मैं छोटी थी ना। हर्ष ये सुनकर अपना सर हाँ में मिलाता है। वो अब भी सोच रहा कि उसने आखिर सारिका को पहले देखा कहा था। उसे यकीन था उसने सारिका को इसी अवतार में कहीं ना कहीं तो देखा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। उसे वो 4 साल पहले की वो रात याद आ जाती है जब मुंबई के उस होटल में वो टेररिस्ट अटैक हुआ था। हर्ष सारिका को देखते हुए अपने मन में कहता है, अरे हाँ, उस रात ये भी तो वही थी। अहमद जमाल ने इसी को तो अपने निशाने पर लिया हुआ था और फिर मैंने ही तो इसकी जान बचाई थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि सारिका वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है हर्ष भाई, मैं जा रही हूँ, आप आराम कीजिए। ये कहकर सारिका वहां से जाने लगती है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि तभी हर्ष उसे रोकते हुए कहता है, रुको। सारिका रुक जाती है। वो पीछे पलटकर हर्ष को देखती है। हर्ष अब भी उसे हैरानी से देख रहा था। वो चलकर उसके पास आता है और उसे घूरते हुए कहता है, आज से कोई 3-4 साल पहले तुम किसी शादी में गई थी क्या जिसमें कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था?
सारिका को भी हर्ष की बात सुनकर तुरंत ही शिवी की शादी वाली वो रात याद आ जाती है जो सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात उसने मौत को काफी करीब से देखा था, वो आज तक उस रात को भुला नहीं पाई। ब्लैक पैंथर की बंदूक से निकली वो गोली अगर 1 इंच भी इधर उधर होती तो उसकी जान चली जाती, वो अपना थूक निगलते हुए कहती है। हाँ हर्ष भाई, वो हम लोग मुंबई आए थे शिवी दीदी और शिवांश जीजू की शादी के लिए। जिस होटल में शादी थी वो होटल शिवांश जीजू के पापा का था। सब कुछ ठीक से चल रहा था, शादी भी अच्छे से हो गई थी कि अचानक पता नहीं कहाँ से होटल के बॉलरूम में जहाँ शादी हो रही थी वहाँ 15 से 20 हटे कट्टे खतरनाक लोग बड़ी बड़ी मशीन गन्स लेकर आ गए और उन सब ने वहाँ सारे गेस्ट्स को बंदी बना लिया था और काफ़ी अजीब डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे हमें कोई ब्लैक पैंथर चाहिए वरना हम सबको मार देंगे। हर्ष फटी नजरों से उसे देख रहा था, वो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहता है, इसका मतलब वो शिवी की शादी थी। सारिका उसे युखोया देख धीरे से कहती है, क्या हुआ हर्ष भाई, आप क्या सोच रहे हैं? हर्ष उसकी आवाज़ सुनकर होश में आता है, कहता है, तो फिर आगे क्या हुआ? सारिका एक लंबी सांस लेकर कहती है, हम लोग 4 से 5 घंटे तक वैसे ही उस हॉल में बने हुए थे। फिर अचानक ना जाने कहाँ से एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा आदमी जो ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में था वो वहां आ गया। उस आदमी के चेहरे पर मास्क था जिस वजह से हम में से कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। पहले तो लगा कि शायद वो आदमी भी उन लोगों के साथ मिला है पर ऐसा नहीं था। देखते ही देखते पता नहीं कैसे पर उस आदमी ने अकेले ही उन सब लोगों को मार गिराया और हम सब की जान बच गई। उस वक्त वहाँ हमारी पूरी जिंदल फैमिली मौजूद थी। हर्ष भाई बाय गॉड, में तो उस बॉडी बिल्डर की फैन हो गई। क्या औरा था उसका, क्या पर्सनैलिटी थी। हर्ष की आंखें ये सुनकर चौड़ी हो जाती है। वो सारिका से नजरें हटाकर पीछे कमरे में मौजूद खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तुम जाओ। सारिका वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो हर्ष की पीठ को घूरते हुए कहती है, पर हर्ष भाई आपको इस बारे में कैसे पता? क्या आप भी वही थे? हर्ष ये सुनकर थोड़ा सतपका जाता है। वो सारिका को एक नज़र देखकर भारी आवाज में कहता है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने बस इस बारे में अपने एक दोस्त से सुना था। उसका ये जवाब सारिका को थोड़ा अजीब लगता है पर अब हर्ष से और ज्यादा कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो अगले ही पल वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष एक गहरी सांस लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 4 साल पहले वो जाने अनजाने में अपनी ही बहन की शादी में पहुंच गया था और उसे पता भी नहीं चला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर पूरी जिंदल फैमिली वहां मौजूद थी तो वो किसी को देख क्यों नहीं पाया। पर तभी हर्ष को लगता है कि शायद उस वक्त वो अनन्या को लेकर परेशान और मेंटली इमोशनल भी था, जिस वजह से उसने किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से सच के अपने इतना करीब होकर भी वो उसे देख नहीं पाया था। हर्ष को ये भी लग रहा था कि दुनिया उतनी भी बड़ी नहीं है जितना लोग कहते हैं। वो अभी अपनी सोच में ही था कि तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी और चिढ़ाने वाली आवाज़ सुनाई देती है, वेलकम बैक मिस्टर हर्ष जिंदल, होप यू हैड अ फैंटास्टिक डिनर टुनाइट। हर्ष पलटकर जैसे ही पीछे देखता है, सामने खड़े आदमी को देखकर उसकी आंखें आग उगलने लगती है। उसके जब से सख्त हो जाते हैं और उसका ऑरा भयानक हो जाता है। हर्ष के सामने कोई और नहीं, उसका छोटा जुड़वा भाई आकाश जिंदल खड़ा था। ये वही आकाश था जिसने 11 साल पहले समीर और कामिनी दोनों के साथ मिलकर अपने सगे भाई हर्ष को मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गया था। हर्ष चलकर उसके सामने जाता है और अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से उसे देखने लगता है। इस वक्त उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। आकाश भी वैसे ही उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में घूरते रहते हैं। हर्ष की आंखों का गुस्सा देखकर मन ही मन आकाश को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वो अपने मन का डर अपने चेहरे पर आने नहीं देता। वो एक तिरछी मुस्कान के साथ हर्ष से कहता है, आपको जिंदा देखकर खुशी हुई बड़े भाई, वैसे थे कहाँ आप इतने सालों से? हर्ष अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतना सब कुछ करने के बाद मेरे सामने आने की? गेट आउट ऑफ माई रूम। आकाश इस पर मुस्कुराकर हर्ष को शांत रहने का इशारा करते हुए कहता है, कूल 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 बड़े भाई, अब क्या बच्चे की जान लोगे? इतने सालों बाद भाई से मिल रहे हो और मिलते ही डांटने लगे,
ये क्या बात हुई? हर्ष उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा भाई होने से अच्छा मैं अपने 100 दुश्मन बना लूं। नाव गेट आउट। आकाश को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, देखो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। ये कहकर आकाश हाथ से 2 तालियां बजाता है। बाहर से जिंदल मैंशन के 2 नौकर अपने हाथों में 2 चेयर्स, टेबल और एक चेस बोर्ड लेकर आ जाते हैं। हर्ष नासमझी में ये सब देख कर रहा था। वो दोनों नौकर उन दोनों कुर्सियों और टेबल को अच्छे से कमरे के बीच में रखकर वहां से चले जाते हैं। आकाश एक डेविल स्माइल के साथ हर्ष को देखते हुए कहता है, एक बाजी हो जाए बड़े भाई, खेलते खेलते बातें भी हो जाएगी। हर्ष ये सुनकर उसे अपनी जानलेवा नज़रों से घूरने लगता है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद हर्ष खुद जाकर उनमें से एक चेयर पर बैठ जाता है। आकाश के चेहरे की मुस्कान ये देखकर और भी गहरी हो जाती है। वो भी हर्ष के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। दोनों भाई शतरंज का ये खेल खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों के चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। थोड़ी देर तक खेलते रहने के बाद आकाश धीमी आवाज में हर्ष से पूछता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हमने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हारा इतना खून बह गया था, फिर तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, पर तुम जिंदा कैसे बचे? हर्ष एक सरकास्टिक हंसी के साथ कहता है, शायद मेरी किस्मत में ही यही था कि मैं अपने गुनहगारों को अपने हाथों से सजा दूं। आकाश को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने आप को किसी तरह शांत रखता है। वो आगे कहता है, अगर तुम जिंदा थे तो तुमने मेरे खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं इतने सालों से? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? और डैड को बताया क्यों नहीं अब तक कि मैं भी समीर और कामिनी के साथ तुम्हारे साथ वो सब मिला हुआ था? हर्ष इस पर धीरे से मुस्कुरा कर अपनी चाल चलते हुए कहता है, मन तो बहुत किया था कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, पर कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने ने मेरे हाथ बांध रखे थे। आकाश की आंखें ये सुनकर फैल जाती है। थोड़ी और देर तक चेस खेलते रहने के बाद हर्ष कहता है, वैसे समीर और कामिनी को क्यों मारा तुमने? वो तो तुम्हारे साथ ही थे ना? आकाश ये सुनकर हैरान रह जाता है। ये राज आज तक किसी को भी पता नहीं था कि समीर और कामिनी को उसने मरवाया था। यहाँ तक कि उसके जिन लोगों ने समीर और कामिनी को मारा था उसने उन सबको बाद में मरवा दिया था। वो हर्ष से इम्प्रेस होते हुए कहता है, मानना पड़ेगा बड़े भाई, आप तो पूरा होमवर्क करके आए हैं यहाँ। हर्ष आकाश पर ताना कसते हुए कहता है, जिसका इतना कमीना भाई हो उसे होमवर्क करके तो आना ही पड़ेगा ना। आकाश को ये सुनकर हंसी आने लगती। थोड़ी देर तक जोर जोर से हंसने के बाद आकाश किसी साइको की तरह हर्ष को घूरते हुए कहता है, 4 साल पहले उन दोनों की सच्चाई सारे घरवालों के सामने आ गई थी। डैड उन दोनों को जान से मारने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। मुझे डर था कहीं उनके चक्कर में मैं भी ना फंस जाऊं, इसीलिए मैंने उन्हें सबकी नज़रों से बचाकर किसी तरह लंदन भेज दिया। पर वो दोनों एहसान फरामोश मुझसे ही गद्दारी कर बैठे। मुझे धमकी देने लगे कि मैं उन्हें मुंह मांगे पैसे नहीं भिजवाऊंगा तो वो मेरा सच डैड को बता देंगे। जो सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने उन दोनों को मरवा दिया। हर्ष उसे फटी आंखों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस आदमी और उसके बीच खून का रिश्ता कैसे हो सकता था। ये तो इंसान की शक्ल में एक भेड़िया था। कुछ देर और वो लोग अपना खेल जारी रखते हैं। हर्ष आकाश पर भारी पड़ रहा था। तभी एक चाल चलते हुए आकाश हर्ष से कहता है, मैंने सुना है डैड तुम्हें जिंदल ग्रुप्स का नया सीईओ बना रहे हैं। हर्ष कुछ सोचकर इस पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। आकाश को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, पर ये कैसे हो सकता है हर्ष? मैंने इस जिंदल कंपनी को अपनी जिंदगी के 13 साल दिए हैं। मैं कंपनी के साथ तब था जब तुम्हारा कोई आता पता भी नहीं था। जिंदल ग्रुप्स का अगला सीईओ बनने का हक तुमसे ज्यादा मेरा है। हर्ष को उसकी ये छटपटाहट देखकर मन ही मन काफी सुकून मिल रहा था। वो आराम से चेस खेलते हुए कहता है, अरे ये क्या बात हुई? तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब डैड को बताओ क्योंकि ये उन्हीं का डिसीजन है। आकाश को हर्ष का चेहरा देखकर समझ में आ रहा था कि वो उसकी स्थिति का मजाक उड़ा रहा है। वो अपनी जगह से उठकर हर्ष को बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, तुम बहुत पछताओगे हर्ष।
ये कहकर आकाश उसके कमरे से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हर्ष भी उस चेस गेम को अधूरा ही छोड़ वहां से उठ जाता है। थोड़ी देर कमरे में यहाँ वहां टहलने के बाद हर्ष बेड पर आकर लेट जाता है। वो अपनी खाली आंखों से सीलिंग को घूर रहा था। काफी रात हो गई थी पर उसकी आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। वो किसी गहरी सोच में था। वो सोच रहा था कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं। उसकी आंखों के सामने लगातार अनन्या और अक्षत कियान के चेहरे घूम रहे थे। उन तीनों के ख्यालों में ही गुम हर्ष को काफी देर बाद नींद आ जाती है। सुबह लगभग 6 बजे हर्ष की आंख खुलती है। वो देखता है इस वक्त वो अपने विला में ना होकर किसी और कमरे में है। एक एक करके हर्ष को कल की सारी बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि इस वक्त वो अपने असली घर यानी कि जिंदल मैंशन में है। हर्ष की आंखों में नींद तो थी पर उसमें अभी भी वो सुकून नहीं था। हर्ष जल्दी से बेड से उठकर कमरे से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हर्ष अपने विला वापस आ जाता है। विला में एंटर होते ही वो देखता है वहाँ काफी सन्नाटा है। शायद इस वक्त सब लोग सो रहे थे। हर्ष पहले अक्षत कियान के रूम में जाकर देखता है तो वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। वो धीरे से उन दोनों के माथों को चूमकर वहाँ से बिना कोई आवाज किए निकल जाता है। हर्ष अपने कमरे में आता है तो उसकी नज़र अनन्या पर पड़ती है जो फैलकर बेड पर सो रही थी। जो देखकर हर्ष एक गहरी सांस लेता है। शायद उसे भी उसके बिना रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बार बार करवटें बदल रही थी। हर्ष एक बार फिर बिना आवाज किए अनन्या के बगल में लेट जाता है। वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने ऊपर लिटा लेता है और उसके पतले रेशमी बालों को सहलाने लगता है। अनन्या को भी मानो नींद में ही उसके आने का पता लग गया हो। वो उसकी खुशबू को अच्छे से जानती थी। वो भी चुंबक की तरह नींद में ही उससे लिपट जाती है। धीरे धीरे उसका सर सहलाते हुए हर्ष भी सुकून भरी नींद की आगोश में चला जाता है जो उसे कल रात नसीब नहीं हुई थी। इसी तरह सुबह हो जाती है। जिंदल मैंशन में अनिता हर्ष के कमरे का डोर नॉक करती है। उसे लगा हर्ष अभी तक सो रहा है। काफी देर तक जब नॉक करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो अनिता दरवाजे को हल्का सा धकेल देती है जिससे दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। अनिता अंदर आकर देखती है तो कमरे में हर्ष का कोई नामो निशान नहीं था। वो कमरे में हर जगह देखती है पर हर्ष कहीं नहीं था। वो अपने से बुदबुदाक बोलती है, हर्ष चला गया क्या? पर ऐसे बिना नाश्ता किए क्यों? वही हर्ष अनन्या दोनों अब भी एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से नींद की आगोश में डूबे हुए थे। दोनों रात में ठीक तरह से ना सोने की वजह से अब तक नींद में डूबे हुए थे। आखिरकार धीरे धीरे अनन्या के शरीर में हरकत होती है और वो अपनी नींद से बाहर आती है। उसे ये महसूस होता है कि उसे इस वक्त दो लंबे लंबे मजबूत हाथों ने अपनी बाहों में कस रखा है। अनन्या उस छुअन को अच्छे से जानती थी। वो कुछ पलों के लिए आंखें खोलकर हर्ष को देखती रहती है। वो बता नहीं सकती थी उसे हर्ष को अपनी आंखों के सामने देखकर कितना सुकून मिला। नींद में हर्ष के बाल उसके माथे पर बिखर गए थे जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। जो देखकर अनन्या मुस्कुरा देती है। वो उसके गाल पर धीरे से चूम लेती है कि तभी हर्ष की भी नींद खुल जाती है। वो भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले अनन्या की नीली आंखों से टकराती है जो उसे ही घबराते हुए देख रही थी। हर्ष उसे छेड़ते हुए कहता है, ये क्या बात हुई बीवी? तुम मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बीवी। अनन्या का चेहरा ये सुनते ही लाल हो जाता है। जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वैसा कुछ कर रही थी वो तो मैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती हर्ष जल्दी से उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख देता है। तुम मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगा? तुम जब चाहे मुझे जैसे चाहे छू सकती हो। मैंने खुद तुम्हें ये हक दिया है, तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं। अनन्या को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो शर्मा कर उसके सीने में अपना सर छिपा लेती है। हर्ष उसको शर्माता देख मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद अनन्या हर्ष से चिंता करते हुए कहती है, वहाँ जिंदल मैंशन में सब ठीक से तो हो गया ना, और आप यहाँ कब आए? हर्ष उसे शांत करते हुए कहता है, हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, वहाँ सब ठीक था। और रही बात मेरे आने की तो मैं तब आया जब तुम बच्चों की तरह इस बेड पर फैल कर सो रही थी। अनन्या की सुंदर घनी पलकें ये सुनकर शर्म से झुक जाती है।
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आज आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसका हर्ष के डैड अर्नव जिंदल को ना जाने कितने सालों से इंतजार था। आज आखिरकार उनके बेटे हर्ष को जिंदल ग्रुप्स का नया सीईओ नियुक्त किया जा रहा था। जिंदल ग्रुप्स के बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स और जिंदल फैमिली के लोग भी मौजूद थे। अर्नव उन सब के सामने अपनी रिटायरमेंट स्पीच दे रहे थे। कुछ देर तक अपनी बिजनेस जर्नी के बारे में सबको बताने के बाद अर्नव आखिर में अर्नव कहते हैं, आप लोगों ने इतने सालों तक मेरे हर छोटे बड़े काम में मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग उसी तरह मेरे बेटे हर्ष जिंदल का भी उसके इस नए सफ़र में साथ देंगे। मेरे बाद हर्ष जिंदल ग्रुप्स का नया सीईओ होगा। मैं हर्ष से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहां हम सबके सामने आकर जिंदल ग्रुप्स की कमान अपने हाथों में ले ले। कम हर्ष। उनका इतना कहते ही सामने बैठा हर्ष अपनी जगह से उठ जाता है। वो पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। जिंदल फैमिली के भी सारे सदस्य मौजूद थे। हर्ष के चारों चाचा आकाश, अनिता, अवनी, अनुपमा जिंदल ये सब वहां मौजूद थे। हर्ष सबके सामने आता है। वो सबको हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा करता है। अर्नव मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाते हैं। आकाश जो कि सामने ये सब देख रहा था, ये देखकर वो अपनी मुट्ठियों कस लेता है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि वो हर्ष के सीईओ बनने से खुश है या दुखी, पर उसके मन के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो सबको चीख चीख कर बताना चाहता था कि हर्ष से ज्यादा इस पोस्ट को वो डिजर्व करता है, पर उसके गले में मानो उसके शब्द ही अटक गए हो। तभी हर्ष सबसे कहता है, मुझे खुशी है आप लोगों ने मुझे इस पोस्ट के काबिल समझा। स्पेशल थैंक्स टू माय डैड। ऐसे ही थोड़ी देर तक अपने नए सीईओ बनने की खुशी सबके सामने जाहिर करता है। सब बड़े ध्यान से उसे सुन रहे थे। उसका बोलने का अंदाज भी बिल्कुल उसके पापा जैसा ही था। आखिर में हर्ष खोए हुए अंदाज में कहता है, इन सब के अलावा एक और इंसान भी है जो यहाँ मौजूद तो नहीं है, पर उसका मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो इंसान नहीं होती तो शायद मैं तो यहाँ तक पहुँचने की सोच भी नहीं सकता था। हर्ष की इस बात पर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है। उनमें से एक बोर्ड मेंबर हर्ष से कहता है, मिस्टर जिंदल आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या आप मिसेस जिंदल की बात कर रहे हैं? हर्ष ये सुनकर मुस्कुराता है। वो सच में अनन्या की ही बात कर रहा था। अनन्या यहाँ नहीं आ पाई थी। हर्ष अभी उसे जिंदल फैमिली के सामने नहीं लाना चाहता था। अनिता भी ये सब देख रही थी। उसे बुरा लगा कि हर्ष ने अपने पापा को और यहाँ तक कि अपनी बीवी की भी अपनी कामयाबी का श्रेय दिया, पर उसका एक जिक्र भी नहीं किया। ऐसे ही ये सब खत्म हो जाता है। आखिरी में अर्नव का असिस्टेंट जतिन अपने हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर सबके सामने आता है। अर्नव वो पेपर्स अपने हाथों में लेकर उन्हें हर्ष की तरफ बढ़ा देते हैं। हर्ष उन पेपर्स को कुछ देर तक पढ़ता है। इसमें उसके ऑफिशियली जिंदल ग्रुप्स का अगला सीईओ होने की बात लिखी हुई थी, जो देखकर वो अंदर ही अंदर थोड़ा भावुक हो जाता है। कुछ महीने पहले तक कहा वो सबसे छुपकर पुणे में वो मामूली जॉब किया करता था, और कहा आज वो देश की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनने जा रहा है। अगले ही पल हर्ष उन पेपर्स पर अपने कांपते हाथों से साइन कर देता है। वो हॉल एक बार फिर वो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। हर्ष ऑफिशियली जिंदल ग्रुप्स का सीईओ बन जाता है। आकाश ये सब किसी तरह देख रहा था, पर अब उससे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। उसे ऐसा लग रहा था मानो दिल ही उसके सीने से निकाल कर लेकर जा रहा हो। उसकी आंखें भयानक लाल थी। वो वहां से पैर पटकते हुए निकल जाता है। हर्ष ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो मन में कहता है, आकाश अगर तुम 11 साल पहले मुझसे जिंदल ग्रुप्स की ये कुर्सी मांगते तो मैं खुशी खुशी दे देता, पर तुमने गलत रास्ता चुना। देखो उसकी सज़ा तुम्हें मिल ही गई। हर्ष ये सब अपने मन में कहता हुआ हल्का मुस्कुराता है। अर्नव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हर्ष जाओ और आशुतोष के साथ अपना नया केबिन देखो। एंजॉय योर टाइम। अब तक अनिता भी वहां आ गई थी। हर्ष उन दोनों के पैर छू लेता है और आशुतोष के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्नव अनिता को देखते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहते हैं, चलिए अब हम हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, अब हमारा ज्यादातर वक्त आपका। अनिता ये सुनकर ब्लश करने लगती है। वो दोनों भी अब जिंदल ग्रुप्स को हर्ष के हवाले करके वो दोनों वहां से चिंता मुक्त होकर घर के लिए निकल जाते हैं।
आकाश अपने केबिन में कब से गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसका असिस्टेंट प्रदीप भी वही खड़ा उसे ही देख रहा था। काफी देर बीत जाने के बाद आकाश अब खुद को और रोक नहीं पाता। वो टेबल पर जोर से हाथ मारता है और चिल्ला कर कहता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसकी इस हरकत पर एक पल के लिए उसके सामने खड़ा प्रदीप भी घबरा जाता है। आकाश गुस्से अपनी जेब से फोन निकालकर कहीं फोन कर देता है। सामने से एक शांत आवाज आती है, हाँ आकाश बोलो। ये और किसी की नहीं, अर्णव की आवाज थी जो इस वक्त अनिता के साथ कार में बैठे थे। आकाश थोड़ी तेज आवाज में कहता है, क्या बोलूं डैड, आपने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा कहा है। आपने हर्ष को जिंदल ग्रुप्स का सीईओ बना दिया, ये जानते हुए भी कि वो इतने वक्त से बिजनेस से दूर था। और मेरा क्या। भूलिए मत डैड, उसके जाने के बाद मैंने इस कंपनी को अपना पूरा टाइम दिया था, इतने सालों तक मेहनत की, और फिर जब मुझे मेरी मेहनत का इनाम मिलना चाहिए था तब आपने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। आकाश की ये बात सुनकर अर्णव को तेज गुस्सा आ जाता है। वो उसे डांटते हुए कहते हैं, भूलो मत, तुम अपने डैड से बात कर रहे हो आकाश, और तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसे ही हर्ष को सीईओ बनाया है। मैंने इसके लिए कुछ महीनों तक उसका टेस्ट लिया था जिसमें वो पास हो गया, और तुम किस मुंह से सीईओ बनने की बात कर रहे हो। तुम्हारा आज तक का रिकॉर्ड है कंपनी में, जब जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ी है तुम गायब ही रहते हो, और अब मुझसे कह रहे हो। अरे 11 साल थे तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए, पर तुम इसका भी कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। इन सब के बावजूद तुम आज भी कंपनी में एक बड़ी पोजीशन पर हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, समझे। अनिता जो कि ये सब सुन रही थी, इशारे से अर्णव से पूछती है कि किसका फ़ोन है, पर अर्णव उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। वो आगे कहता है, तुम्हारी और हर्षिता की शादी को 5 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने तुमसे ना जाने कितनी बार कहा कि जल्द से जल्द एक बच्चा प्लान कर लो, पर नहीं, तुमसे वो काम भी नहीं हुआ। हर्ष को देखो, उसके 2 बेटे हैं, वो दोनों बच्चे बड़े होकर आसानी से जिंदल ग्रुप्स को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा इस कंपनी में कोई फ्यूचर नहीं है। अब दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना, और हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अब से चुपचाप बिजनेस पर ध्यान दो और अपने भाई की मदद करो। ये कहकर अर्णव गुस्से में फोन कट कर देते हैं। आकाश अपने दांत पीस कर रह जाता है। उसका असिस्टेंट प्रदीप उसको इतना गुस्से में देख उसे बहुत डर लग रहा था। उसका मन कर रहा था वो तुरंत ही उसके केबिन से निकल जाए, पर आकाश की परमिशन के बिना वो वहां से जा भी नहीं सकता था। तभी आकाश जोर जोर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। प्रदीप उसे डरते हुए देख रहा था। कुछ देर तक हंसने के बाद वो शांत हो जाता है और बड़ी ही खतरनाक आवाज में कहता है, हेल्प माय फुट। उस हर्ष की तो मैं वो हालत करूंगा कि वो खुद जिंदल ग्रुप्स के सीईओ की कुर्सी छोड़ देगा। प्रदीप उसकी बात सुनकर हिम्मत करते हुए कहता है, सर, पर आप ये कैसे करेंगे। आकाश हंसते हुए कहता है, प्रदीप, तुम ना बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें याद नहीं डैड ने क्या कहा। हर्ष के दो बेटे हैं और वो आज तक जिंदल मेंशन में नहीं आए। इसका साफ साफ मतलब है हर्ष ने अपनी फैमिली को मुझसे बचाने के लिए उन्हें उस विला में छिपा रखा है जहां मॉम डैड जाते रहते हैं, पर उसे नहीं पता उसकी ये कमज़ोरी अब हमारी ताकत बनेगी। प्रदीप धीमी आवाज़ में कहता है, तो क्या सर हम हर्ष की वाइफ और बच्चों को। आकाश उसकी बात काटते हुए कहता है, वक्त आने पर मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा, बर्बाद कर दूंगा उस हर्ष को। फिर वो कुछ शांत होते हुए प्रदीप को देखते हुए कहता है, फिलहाल के लिए उस हर्ष के विला पर नज़र रखो, देखो कौन विला के अंदर आता है और कौन बाहर जाता है, और हाँ, ये भी पता लगाने की कोशिश करो हर्ष ने पिछले 11 सालों में क्या क्या किया था, और वो लड़की कौन है जो उसके बच्चों की माँ है। प्रदीप अपना सर हाँ में मिलाकर वहां से चला जाता है। वही हर्ष भी अपने नए सीईओ केबिन में आ गया था। कुछ पलों के लिए वो उस केबिन को देखता रह गया था। वो किसी 7 स्टार होटल के वीआईपी सूइट से कम नहीं था। तभी उसकी नज़र जाकर उस बड़ी सी सीईओ चेयर पर जाकर जम जाती है जिसके सामने रखी नेम प्लेट पर उसका ही नाम लिखा हुआ था, जो देखकर हर्ष की आंखों में एक पल के लिए पानी आ जाता है। बचपन से ही उसने अपने पापा को ही इस चेयर पर बैठते देखा था, पर आज ये उसकी थी। हर्ष बड़ी शान से जाकर उस सीईओ चेयर पर बैठ जाता है और अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को देखने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट आशुतोष भी वहां आ जाता है। आशुतोष हर्ष को ग्रीट करते हुए कहता है, सर, आपको केबिन पसंद तो आया ना।
हर्ष कोई फाइल पढ़ते हुए बस हाँ में सर मिला देता है। आशुतोष आगे कहता है, सर इन सारी फाइल्स में कंपनी के सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप आराम से इन्हें पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। हर्ष हाँ में सर मिलाता है। आशुतोष वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी हर्ष के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो आशुतोष को रोक कर कहता है, रुको। आशुतोष रुककर वापस हर्ष के पास वापस आता है। कहिए सर, कोई बात है क्या? हर्ष अब भी अपनी नज़रें फाइल में गड़ाए ही उससे कहता है, तुम जयपुर के शेखावत्स के बारे में जानते हो? क्या जिंदल ग्रुप्स उनसे किसी भी तरह से एसोसिएट है? आशुतोष कुछ सोचते हुए कहता है, सर मुझे इस बारे में पता लगाना पड़ेगा। हर्ष उसे हाँ में सर हिलाकर कॉल करने का इशारा करता है। आशुतोष जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर कहीं फ़ोन कर देता है। कुछ देर तक बात करने के बाद वो फ़ोन रख देता है। हर्ष उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। उसके कुछ कहने से पहले ही आशुतोष उसे बताता है, यस सर, जिंदल ग्रुप्स शेखावत ग्रुप्स में मेजर शेयर इन्वेस्टर है। और तो और। आशुतोष ये कहकर एक पल के रुक जाता है। हर्ष हल्की तेज आवाज़ में कहता है, और तो और क्या, साफ साफ बताओ। आशुतोष धीमी आवाज में कहता है, सर उन्होंने पिछले साल जिंदल ग्रुप्स से 850 करोड़ का लोन लिया था क्योंकि उनकी कंपनी को पिछले साल शेयर मार्केट में काफी तगड़ा घाटा हुआ था। हर्ष के चेहरे पर यह सुनकर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो आशुतोष को देखते हुए कहता है, तो उन्होंने हमें ये लोन चुकाया? आशुतोष अपने फोन में कुछ देखकर कहता है, नो सर नहीं, उन्होंने अब तक एक पैसा भी नहीं चुकाया। उनके पास अब बस 1 महीना है ये लोन चुकाने के लिए। हर्ष की मुस्कान चौड़ी हो जाती है। वो अपनी चेयर से उठकर केबिन में मौजूद बड़ी सी कांच की खिड़की की तरफ आते हुए बिना आशुतोष की तरफ देखते हुए कहता है, एक काम करो, शेखावत इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषभ शेखावत को नोटिस भिजवाओ कि हमें हमारे 850 करोड़ अगले 10 दिनों के अंदर चाहिए, वरना उनकी कंपनी के 70 शेयर्स पर हम अपना कब्जा कर लेंगे। आशुतोष ये सुनकर कुछ देर के लिए हिल सा गया था, पर हर्ष अब जिंदल ग्रुप्स का सीईओ था। उसका फैसला आखिरी फैसला था और वैसे भी उसका काम सिर्फ हर्ष की बातें मानना था। वो ओके सर कहकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हर्ष उस बड़ी सी कांच की खिड़की से दिल्ली शहर को देखते हुए अपने मन में कहता है, रेणुका शेखावत और ऋषभ शेखावत, तुम दोनों ने मेरी अनन्या से उसका हक छीना था ना? तुम दोनों ही थे ना जिनकी वजह से मेरी अनन्या को अपना घर छोड़कर आना पड़ा था। अब देखते जाओ मैं तुम दोनों से तुम्हारा क्या क्या छीनता हूँ। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।